डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 11। वही अर्चना जी जो खाना बना रही थी। वो एक पल के लिए चौंक गई। सारे सर्वेंट हैरानी से आरवी को देख रहे थे। आज पहली बार आरवी ने अर्चना जी को हक किया था, वरना वो तो पहले कभी उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, और अभी आरवी को अर्चना जी के गले लगे देख सब सदमे में जा चुके थे। अर्चना जी ने धीरे से आरवी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आरवी बच्चा, क्या हुआ और आपका भाई? आपा भी गई और हमें पता भी नहीं चला। ये सुनते ही आरवी अर्चना जी से अलग हुई और हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, बस अभी आई, जब आप मेरे लिए खाना बनाकर अपनी तबीयत खराब कर रही थी। बोलते हुए उसने अर्चना जी के हाथ से हलवा बनाने वाली स्पून को लेकर साइड में रख दिया और उनका हाथ पकड़ बाहर की तरफ ले जाते हुए बोली, अब बस बहुत हो गया खाना बनाना, बाकी का खाना सर्वेंट बना लेंगे। आप चलिए मेरे साथ, मुझे आपसे बात करनी है। बोलते हुए उसने अर्चना जी को लिविंग हॉल में रखे सोफे पर बैठा दिया। अर्चना जी हैरानी से आरवी को देख रही थी। आज पहली बार था जब आरवी उनसे आराम से बात कर रही थी, वरना जब वो उससे बात करती थी तो वो उनकी बात का कोई जवाब भी नहीं देती थी और सीधा अपने रूम में चली जाती थी, पर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। अर्चना जी को आज आरवी बदली हुई सी लग रही थी। उसका बिहेव, बोलने का तरीका, देखना, मतलब कि सब कुछ चेंज था। अर्चना जी आरवी के बिहेव को नोटिस कर रही थी। उनके मन में सवाल चल रहे थे, पर उन्होंने आरवी से कुछ नहीं कहा। जो भी हो, उन्हें आरवी के साथ बात करना अच्छा लगता था और अभी वे उससे कुछ पूछकर उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। अर्चना जी को यही लग रहा था कि अगर उन्होंने आरवी से कोई सवाल किया तो कहीं वो उनसे फिर से नाराज नहीं हो जाए। आरवी जो अर्चना जी से बात कर रही थी, वो भी अर्चना जी का बिहेव नोटिस कर रही थी, पर वो कुछ नहीं जानने का प्रिटेंड कर रही थी। आरवी एक गहरी सांस लेकर बोली, मम्मा, मुझे भूख लगी है और आपके खाने की खुशबू सुनकर मेरी भूख दोगुनी हो गई है। क्या मुझे खाना मिल सकता है आपके हाथ का? बोलते हुए वो नम आंखों से अर्चना जी को देख रही थी। आरवी रेस्टोरेंट से खाना खाकर आई थी और उसे अभी बिल्कुल भी भूख नहीं थी, पर अर्चना जी को देखकर उसे अपना उनके साथ किया पहले का बिहेव याद आ रहा था। बात बात पर अर्चना जी को टोंट मारना, उन्हें सुनाना और कभी भी उनके हाथ का खाना नहीं खाना, सब कुछ याद आ रहा था, जिसे याद कर उसे बुरा भी लग रहा था और रोना भी आ रहा था। वो अर्चना जी के सामने नहीं रोना चाहती थी, इसलिए उसने भूख लगने का बहाना बनाया था। अर्चना जी हर बार आरवी के वालिया मेंशन आने पर उसके लिए खाना बनाती थी, पर आरवी उनके हाथ की खाने का एक निवाला भी नहीं खाती थी। टिया ने उसके दिल में अशक के लिए इतनी नफरत भर दी कि उसे अशक के साथ जुड़ी हर चीज़ से नफरत होने लगी थी, और उसकी अशक के साथ शादी हुई थी, जिसकी वजह वो सिर्फ और सिर्फ अर्चना जी को मानती थी, क्योंकि अर्चना जी के कहने पर ही अश ने उससे शादी की थी। अगर अर्चना जी अशक को नहीं बोलती तो शायद उन दोनों की शादी नहीं होती। इसलिए आरवी अशक के बाद सबसे ज्यादा नफरत अर्चना जी से ही करती थी। आरवी की बात सुनकर अर्चना जी की आंखों में पानी आ गया और होंठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वे खड़ी होते हुए बोली, बेटा तुम डाइनिंग एरिया में चलो, हम अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। बोलकर वे जल्दी से किचन की तरफ चली गई। अब अर्चना जी की बेटी को भूख लगी थी तो वे उसे भूखा कैसे रहने दे सकती थी। अर्चना जी को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, पर भगवान ने उन्हें 2 बेटे ही दिए थे, बड़ा बेटा अश और छोटा बेटा आहिर। अर्चना जी अपने दोनों बेटों से भी बहुत प्यार करती थी, पर एक बेटी की कमी उन्हें हमेशा खलती थी। पर जब उन्होंने आरवी को देखा तभी उन्होंने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था और हमेशा अपनी बेटी समझकर उसका ख्याल रखती थी, पर आरवी के बिहेव की वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती थी। आरवी उठकर डाइनिंग एरिया में जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। वो किचन की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, मैं भी न कितनी बेवकूफ़ थी जो कभी अपना और पराये के बीच के डिफरेंस को समझ ही नहीं पाई। जो मेरे अपने थे उन्हें मैंने कभी प्यार नहीं किया और नहीं कभी रिस्पेक्ट दी, और जो अपनों के भेष में छुपे भेड़िए थे उन्हें हमेशा वो इज्जत सम्मान दिया जो वो कभी डिजर्व ही नहीं करते थे। भगवान ने मुझसे मेरी सगी मम्मा छीन ली थी, पर उसके बदले उन्होंने मुझे दूसरी यशोदा माँ भी दे दी थी, पर मैंने कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। पर इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अर्चना माँ जिन खुशियों की हकदार है वे उन्हें मिलकर ही रहेगी इस बार। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। आरवी एकदम से अपने होश में आए और सामने देखा जहां अर्चना जी उसके लिए प्लेट में खाना निकाल रही थी। अर्चना जी आरवी के बगल में बैठ गई और उसके आगे प्लेट करते हुए बोली, बेटा टेस्ट करके बताओ कैसा बना है।
बोलते हुए उन्होंने आरवी को खाना खाने का इशारा किया। आरवी ने एक नज़र खाने को देखा और फिर वापस अर्चना जी की तरफ देखकर बोली, मम्मा आज आप ही खिला दीजिए ना, मुझे खाना, मेरे हाथ में पेन हो रहा है। बोलते हुए उसने राइट हैंड आगे कर दिया जिसमें हल्की सी चोट लगी हुई थी जो शायद आदित्य को मारते वक्त लग गई थी। आरवी के हाथ की चोट देखकर अर्चना जी के फेस पर चिंता की लकीरें आ गई। वो घबराते हुए बोली, आरवी बेटा ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ज्यादा पेन हो रहा है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, नहीं एक काम करते हैं, डॉक्टर को यही कॉल कर बुला लेते हैं। आरवी बीच में बोली, मम्मा मम्मा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है, इतनी गहरी चोट नहीं है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। आप खामखा अपना बीपी बढ़ा रही है, आप बस मुझे जल्दी से खाना खिलाएं, मुझे जोर की भूख लगी है। ये सुनते ही अर्चना जी एकदम शांत हो गई। आज आरवी को अर्चना जी के हाथ से खाना खाना था और वो खाकर ही रहेगी। अर्चना जी ने हल्की सी स्माइल की और उसे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। आरवी भी अपने हाथ से अर्चना जी को खाना खिला रही थी। आरवी को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, वो जबरदस्ती खाना खा रही थी। उसे पता था उसे बाद में वोमिटिंग होने वाली थी, पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कुछ देर में उन दोनों का खाना हो चुका था। आरवी खड़ी हुई और अर्चना जी को हग करने को होती है, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी तरफ खींच लिया और दूसरे ही पल आरवी किसी के मजबूत सीने से लगी हुई थी। एपिसोड 12। कुछ देर में उन दोनों का खाना हो चुका था। आरवी खड़ी हुई और अर्चना जी को हग करने को होती है, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ झटके से अपनी तरफ खींच लिया और दूसरे ही पल आरवी किसी के मजबूत सीने से लगी हुई थी। आरवी ने झट से सर उठा, सामने देखा, उसकी काली आंखें अश की नीली आंखों से जा मिली। अश सर नीचे किए घूरकर आरवी को देख रहा था। अश के ऐसे देखने से आरवी एक पल के चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अश उसे ऐसे क्यों देख रहा है। आरवी धीरे से बोली, कुछ किया है डेविल, मैंने आई मीन आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बोलते हुए वो अश की आंखों में देख रही थी। अश ने एक नज़र अर्चना जी को देखा जो कन्फ्यूजन से उन्हें ही देख रही थी। अश अर्चना जी को देखते हुए धीरे से बोला, मॉम हम रूम में जा रहे हैं, आप याद से अपनी मेडिसिन ले लीजिएगा। बोलकर वो बिना अर्चना जी के जवाब का इंतजार किए आरवी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ऊपर रूम में ले गया। अर्चना जी बस अश को जाते देखती रह गई। अश के बोलने के तरीके से वे समझ गई थी कि वो अभी गुस्से में है, पर क्यों गुस्से में है, क्या हुआ है, इसका उन्हें नहीं पता था। अर्चना जी ने कुछ पल अश के रूम की तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर अपने रूम में चली गई। अश आरवी को अपने साथ खींचते हुए रूम के अंदर ले आया और झटके से डोर को बंद कर दिया। आरवी ने सर घुमा, डोर को देखा और फिर वापस अश को देखने लगी। आरवी को भी पता था अश अभी गुस्से में है, पर उसका गुस्सा होने का रीजन उसे नहीं पता था। तभी अचानक अश ने झटके से आरवी को पीछे वॉल से लगा दिया और उसके सर के पास अपने दोनों हाथ वॉल पर टिका अपनी लाल आंखों से आरवी की आंखों में देखने लगा। आरवी भी अश की आंखों में देख रही थी। उसे अश से डर लग रहा था, पर चेहरे से वो ये शो नहीं होने दे रही थी। आरवी हिम्मत कर धीरे से बोली, डेविल कुछ हुआ है क्या? आप इतने गुस्से में क्यों हो? अश बीच में बोला, अपना गेम किसी और के साथ खेलना, मेरे साथ नहीं, वरना बुरी तरह हार जाओगी। सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारे तेवर कुछ बदले हुए लग रहे हैं, अगर इनके बदलने के पीछे की वजह का मकसद मैं हूँ तो बहुत बुरा होगा। डेविल बुलाती हो ना तुम मुझे, तो मुझे रियल में डेविल बनते देर नहीं लगेगी। अपना ये इमोशन के साथ खेलना वाला खेल है ना, इसे बंद कर दो, वरना मुझे खुद नहीं पता मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। मेरी मॉम सॉफ्ट हार्टेड पसंद है, इमोशनल है, जल्दी सबको अपना मान लेती है। अगर तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी मॉम का यूज़ किया तो अच्छा नहीं होगा। माई मॉम इज़ माई लाइफ, उन्हें कुछ हुआ तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी वार्निंग दे रहा हूँ, समझ जाओ वरना। इतना बोला उसने धीरे से अपने एक हाथ से आरवी का गाल थपथपाया और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। वो बिना किसी भाव के आरवी की आंखों में देख रहा था, जिनमें आज कुछ बदलाव नजर आ रहे थे, और इस बदलाव को देखकर अश को गुस्सा आ रहा था। उसे आरवी का बदलना उसका कोई ड्रामा लग रहा था और अश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर धोखा उससे किसी का बर्दाश्त नहीं होता था। अश ने कुछ पल आरवी को देखा और फिर गुस्से से वॉशरूम चला गया। आरवी अभी भी वॉल से लगी खड़ी वॉशरूम की डोर को देख रही थी। अभी आरवी जिसकी आंखों में कोई इमोशन नजर नहीं आ रहे थे। अश के जाते ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया। आरवी की आंखों के सामने उनकी वेडिंग नाइट का सीन घूमने लगा, जब वो शादी करके पहली बार इस रूम में आई थी और इसी रूम में उसकी अश के साथ पहली बार लड़ाई हुई थी।
उसी लड़ाई ने उसने गुस्से में कहा था कि वो एक दिन अर्श को जरूर तोड़ेगी और उसके गुरूर को भी, चाहे उसके लिए उसे जो करना पड़े वो करेगी। अगर इन सब में उसे अर्चना जी को बीच में लाना पड़ा तो वो उन्हें बीच में लाने से भी पीछे नहीं हटेगी। ये याद आते ही आरवी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आरवी का अर्चना जी के साथ अच्छे से बिहेव करना अर्श को यही लग रहा था कि वो सिर्फ अर्चना जी का यूज कर रही है उसे तोड़ने में, पर आरवी अभी ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। आरवी ने अपने आंसू साफ किए और धीरे से बोली, मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ डेविल, और अर्चना माँ से भी। बहुत जल्द मैं ये साबित भी कर दूंगी और तुम्हारी सारी गलतफहमियों को भी दूर कर दूँ। बोलते हुए वो बेड पर आकर बैठ गई। उसकी नजरें बार बार वॉशरूम के बंद डोर पर जा रही थी। वॉशरूम के अंदर अर्श अपने दोनों हाथ वॉल पर टिकाए सर नीचे किए शावर के नीचे खड़ा था। उसके बाल फोरहेड पर बिखरे हुए थे और उनसे टपकता पानी नीचे जा रहा था। अर्श की आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। अर्श ने शावर बंद किया और बाथरोब पहनकर वॉशरूम से बाहर आ गया। वो बिना आरवी पर ध्यान दिए सीधा क्लोजेट में चला गया। कुछ देर बाद वो क्लोजेट से बाहर आया। उसने नीचे एक लोवर पहना हुआ था और अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना था। उसके बालों से कुछ पानी की बूंदें अभी भी टपक रही थीं। आरवी की नजरें अर्श पर टिकी हुई थी, पर अर्श ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। अर्श उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। अर्श का इग्नोर करना आरवी को गुस्सा दिला रहा था। अर्श बेड के पास आया और बेड पर रखा अपना लैपटॉप उठा सोफे की तरफ जाने लगा। तभी आरवी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ रोक लिया। अर्श के कदम रुक गए। उसने सर टेढ़ा कर एक नज़र अपने हाथ को देखा और फिर आरवी के चेहरे की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रही थी। अर्श तेज आवाज में बोला, हाथ छोड़ मेरा लिटिल गर्ल, अभी मेरा मूड बहुत खराब है, उसे खराब मत करो वरना प्रॉब्लम तुम्हें ही होगी। बोलकर उसने झटके से आरवी से अपना हाथ छुड़ा लिया। आरवी ने हैरानी से अर्श को देखा। अर्श के ऐसे खुद का हाथ झटकने पर आरवी को गुस्सा आने लगा था। वो एकदम से बेड पर खड़ी हुई और अर्श के एकदम नजदीक आकर गुस्से से बोली, गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें, रुको अभी शांत करती हूँ तुम्हारा गुस्सा। बोलकर वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और एकदम से अर्श के होंठों को कैप्चर कर लिया। एपिसोड 13। आरवी ने हैरानी से अर्श को देखा। अर्श के ऐसे खुद का हाथ झटकने पर आरवी को गुस्सा आने लगा था। वो एकदम से बेड पर खड़ी हुई और अर्श के एकदम नजदीक आकर गुस्से से बोली, गुस्सा आ रहा है ना तुम्हें, रुको अभी शांत करती हूँ तुम्हारा गुस्सा। बोलकर वो अपने पंजों पर खड़ी हुई और एकदम से अर्श के होंठों को कैप्चर कर लिया। अर्श के हाथ अभी भी नीचे थे। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो आरवी की आंखों में देख रहा था जो इस वक्त बंद थी। आरवी का एक हाथ अर्श के सीने पर था और दूसरा हाथ उसके सर के पीछे। वो अपनी आंखें बंद किए उसे किस कर रही थी। अर्श ने धीरे से अपना एक हाथ उठा आरवी की कमर पर रख दिया और झटके से उसे अपने और करीब खींच लिया। आरवी ने झट से अपनी आंखें खोल अर्श की आंखों में देखा जो इस वक्त हल्की लाल हो रखी थी और वो उसी की आंखों में देख रहा था। आरवी ज्यादा देर अर्श की आंखों में नहीं देख पाए और उसकी पलकें अपने आप झुक गई। उन दोनों के होंठों अभी भी आपस में जुड़े हुए थे। आरवी हल्का सा अर्श से दूर होने को होती है तभी अर्श ने एकदम से उसके सर के पीछे अपना एक हाथ रख उसे अपने और करीब कर लिया और बेदर्दी से उसके होंठों को चूमने लगा। अर्श फोर्स के साथ किस कर रहा था जिससे आरवी को अपने होंठों पर दर्द हो रहा था, पर उसने कहा कुछ नहीं। वो अभी भी वैसे ही खड़ी हुई थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद आरवी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। उसने अर्श से दूर होने की कोशिश की पर अर्श की पकड़ उसके सर पर उतनी ही कस गई जिससे आरवी चाहकर भी अब हिल नहीं पा रही थी। वो छटपटाने लगी क्योंकि उसे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी, पर अर्श ने उसे नहीं छोड़ा और उसे देखकर लग रहा था कि उसका उसे छोड़ने का अभी कोई इरादा नहीं था। आरवी अपने हाथों का मुक्का बना अर्श के सीने पर मारने लगी और छटपटाते हुए उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर अर्श ने उसे नहीं छोड़ा। आरवी ने अपनी आंखें खोल अर्श को देखा जिसकी आंखें अभी भी बंद थी। आरवी ने अचानक ही अर्श के होंठों पर जोर से बाइट कर लिया। उसके बाइट करते ही अर्श ने एकदम से अपनी आंखें खोल उसे देखा जिसका चेहरा सांस न लेने की वजह से लाल पड़ चुका था। अर्श ने एकदम से आरवी को छोड़ दिया और उससे 2 कदम दूर खड़ा हो गया। आरवी अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेने लगी। कुछ पल बाद उसने खुद की सांसों को नॉर्मल कर अर्श की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। आरवी धीरे से बोली, ये आप क्या कर रहे थे? मुझे सांस भी नहीं लेने दी। अगर अभी आप नहीं छोड़ते तो आज मैं मर ही। अभी उसने इतना ही बोला था तभी अर्श ने अपनी एक फिंगर उसके होंठों पर रख उसे चुप कर दिया। आरवी एकदम से चुप हो गई। उसने एक नज़र अपने होंठों पर रखी उंगली को देखा और फिर अर्श की आंखों में देखने लगी।
आशु उसके पास आया और उसके सर से अपना सर जोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दिमाग है तो सोच समझकर बोला करो। मरने की बात बोलने की परमिशन नहीं दी है मैंने और तुम्हें तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक अशवालिया इस दुनिया में है। बेशक सांस तुम्हारी है पर तुम्हारी सांसों पर हक सिर्फ अशवालिया का है। जब तक मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ नहीं होगा। बोलते हुए वो आरवी की आंखों में देख रहा था। उसकी बात सुनकर आरवी उसकी तरफ देखती रह गई। वो कुछ नहीं बोली, बस खामोशी से अश की आंखों में देख रही थी। पूरे रूम में अजीब सी शांति छा गई। शोर था तो सिर्फ उन दोनों की सांसों का और आरवी के तेज धड़कते दिल की धड़कनों का, जिसकी आवाज अश को भी साफ सुनाई दे रहा था। अश ने कुछ पल आरवी की आंखों में देखा और फिर हल्के से उसके फहद पर अपने होंठ रखकर बोला, सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है तुम्हें। बोलकर अश हल्का सा आरवी से दूर हुआ और एक नज़र उसे देख सोफे की तरफ चला गया। आरवी अभी भी वही खड़ी अश को देख रही थी। उसने धीरे से अपने हाथ को फहद पर रखा जहां अभी अश ने अपने होंठों की छाप छोड़ी थी। अचानक ही आरवी के होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो धीमे कदमों से अश के पास सोफे पर जाकर बैठ गई। अश अपने लैपटॉप में लगा हुआ था। उसके हल्का सा सर टेढ़ा कर एक नज़र आरवी को देखा और फिर वापस अपने काम में लग गया। आरवी ने अश का लैपटॉप उठाकर सामने टेबल पर रख दिया। अश जिसका ध्यान लैपटॉप में था उसने एकदम से आरवी की तरफ देखा जो अब सोफे पर लेट रही थी। आरवी सोफे पर लेट गई और अश की गोद में अपना सर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों हाथों को अश की कमर पर लपटे आराम से सो गई। उसकी गर्म सांसें अश को अपने पेट पर अच्छे से महसूस हो रही थी। अश ने कुछ पल आरवी को देखा और फिर अपने सर को सोफे के हेडरेस्ट पर टिका आंखें बंद कर ली। उसकी उंगलियां आरवी के बालों में चल रही थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था पर चेहरे से कुछ शो नहीं हो रहा था। अगर ये सब तुम्हारा ड्रामा है लिटिल गर्ल तो बहुत पछताओगी तुम। अभी तुम सिर्फ अशवालिया से मिली हो। दुआ करना कभी आपसे तुम्हारी मुलाकात नहीं हो वरना शायद सह नहीं पाओगी। अश ने आंखें बंद किए मन ही मन कहा। अगली सुबह दूसरी तरफ अंशी इस वक्त एक कमरे में मिरर के सामने खड़ी रेडी हो रही थी। वो पूरा रूम एकदम से खाली था, बस एक कोने में एक पानी का मटका रखा हुआ था और वही बिस्तर समेटा हुआ रखा था। सामने की वॉल पर छोटा सा मिरर लगा हुआ था और उसके सामने एक छोटी सी पत्थर की पट्टी जिस पर कॉम और छोटा मोटा कॉस्मेटिक सामान रखा हुआ था। अंशी इसी कमरे में रहती थी। इसमें नहीं लाइट थी और नहीं सोने के लिए बेड या चारपाई थी। अंशी नीचे ही सोती थी और उसे खाने के लिए भी सिर्फ एक ही टाइम खाना दिया जाता था जो भी सबके खाने के बाद बचा हुआ खाना होता था। अंशी ने अभी वाइट अनारकली सूट पहना हुआ था जो उसने अपने पैसे बचाकर एक सेल से खरीदा था कॉलेज जाने के लिए। उसके पास सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े थे। उसकी सौतेली माँ उसे कुछ पैसों के अलावा कुछ नहीं देती थी और वे पैसे भी उसे पूरा घर का काम करने के बाद मिलते थे। अंशी सुबह 4 बजे उठकर पहले सारा घर का काम करती थी और फिर कॉलेज में जाती थी। कॉलेज पूरा हो जाने के बाद अहान के घर पर अपनी जॉब करने जाती थी। अंशी जल्दी से कमरे से बाहर निकली और अपने बगल वाले कमरे में चली गई। उसने अंदर आकर रूम की लाइट ऑन की और सामने देखा जहां एक आदमी बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। उसके हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी और चेहरा भी काफी पीला पड़ा हुआ था। उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वो कई दिनों से बीमार हो। लाइट की रोशनी पड़ने से उस आदमी ने धीरे से अपनी आंखें खोल सामने देखा और सामने खड़ी अंशी को देखकर धीरे से बोला, अंशी मेरा बच्चा। इतना बोल उन्होंने अंशी को एक हाथ से अपने पास आने का इशारा किया। अंशी धीरे से उस आदमी के पास आकर बैठ गई और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से बोली, कैसे हो बाबा? उस दवाई का कुछ असर हुआ आप पर? कैसा फील कर रहे हो अब आप? बोलते हुए वो अपने बाबा की आंखों में देख रही थी। ये सुनते ही अंशी के बाबा यानी संजय मेहरा जो एक टाइम पर मशहूर बिजनेसमैन थे जिनका सिक्का पूरी मुंबई में चलता था, पर वक्त ने अपना पलड़ा ऐसा पलटा कि आज संजय के पास अंशी के अलावा कुछ नहीं था। संजय की पहली बीवी मिताली और उससे उन्हें एक बेटी सुनैना हुई। सब कुछ सही चल रहा था पर एक दिन ये अपनी मीटिंग के लिए एक बार में गए और वही उन्हें एक बार डांस पसंद आ गई या यूं कहे कि उससे पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। संजय ने उस बार डांसर जिसका नाम आरोही था उससे सबसे छुपकर शादी कर ली और 1 साल बाद आरोही के एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने प्यार से अंशी रखा। सब कुछ सही चल रहा था पर एक दिन मिताली को संजय की दूसरी शादी और उसकी फैमिली के बारे में पता चल गया।
जिसके बाद उसने आरोही का एक्सीडेंट करा, उसे मार दिया और अंशी को भी मारने की प्लानिंग की थी, पर संजय ने अंशी को कुछ नहीं होने दिया और अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा उसके नाम कर दिया, जो उसे 21 साल की होने के बाद मिलने वाला था। एक दिन संजय अपने ऑफिस जा रहे थे, तभी उनका वहां एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया और इनकी रीढ़ की हड्डी में भी पेन रहने लगा, जिस वजह से अब ये उठ नहीं पाते थे और नहीं चल पाते थे। मिताली और सुनैना को संजय से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब था और किसी से नहीं। संजय की दवाएं चालू थी और उसका सारा खर्चा अंशी ही उठाती थी। बेशक मिताली अंशी को यहाँ रहने दे रही थी, पर उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना रखी थी। एपिसोड 14। मिताली और सुनैना को संजय से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब था और किसी से नहीं। संजय की दवाएं चालू थी और उसका सारा खर्चा अंशी ही उठाती थी। बेशक मिताली अंशी को यहाँ रहने दे रही थी, पर उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना रखी थी। संजय नम आंखों से अंशी को देखते हुए धीरे से बोले, अंशी बेटा, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरा तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, पता नहीं कब तक मेरी सांसें चलती रहेगी और कब ये मेरा साथ छोड़। अभी उन्होंने इतना ही बोला था, तभी अंशी एकदम से तेज आवाज में बोली, बाबा चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगे आप? इससे आगे अगर एक शब्द भी बोला ना तो फिर मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। बोलते हुए अंशी की आवाज रूंध गई थी। संजय कुछ पल रुककर धीरे से बोले, अच्छा अच्छा ठीक है, अब नहीं बोल रहा कुछ भी। वैसे बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब कुछ ठीक है ना कॉलेज में? बोलते हुए उनकी नजरें अंशी के चेहरे पर टिकी हुई थी। ये सुनते ही अंशी ने कुछ पल संजय को देखा और गहरी सांस लेकर बोली, यस बाबा, कॉलेज में सब ठीक है, अभी शुरू हुआ है, एडमिशन अभी भी ओपन है, इसलिए कुछ खास पढ़ाई नहीं होती, पर एडमिशन की डेट पूरी हो जाने के बाद फिर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। बोलते हुए उसने अपने हाथ में बंदी वॉच की तरफ देखा और फिर वापस संजय की तरफ देखकर बोली, ओके बाबा, मैं चलती हूँ, मेरा कॉलेज का टाइम हो गया है, आप अपना ख्याल रखना। बोलकर वो वहां से चली गई। अंशी के जाते ही संजय की आंख से एक कतरा आंसू का बह आंखों के किनारों से होते हुए पिलो पर गिर गया। संजय धीरे से बोला, मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काश भगवान मुझे उठा लेते तो कम से कम तेरे सर पर से एक बोझ तो कम हो जाता और फिर शायद तुझे उस घमंडी राजवंश के घर काम करने भी नहीं जाना पड़ता। बोलते हुए उनकी नजरें डोर को देख रही थी, जहां से अभी अंशी गई थी। राठौर मेंशन। टिया मिरर के सामने खड़ी रेडी हो रही थी। उसने अभी शॉर्ट रेड वन पीस ड्रेस पहनी थी, जो उसके घुटनों तक आ रही थी और पीछे से उसका गला काफी डीप था, जिससे उसकी पीठ तक का हिस्सा दिखाई दे रहा था। अभी उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि वो कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी, बल्कि उसे देखकर लग रहा था जैसे वो किसी पार्टी या क्लब में जा रही हो। टिया कानों में इयररिंग पहनते हुए मिरर में खुद को देखकर बोली, उस दिन तो तुम बच गई थी आरवी, पर आज नहीं बचोगी। कॉलेज में तो आओगी ही तुम, वही बताती हूँ तुम्हें। सबके सामने धूल नहीं चटाई ना तुम्हें, तो मेरा नाम भी टिया नहीं। बोलते हुए उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। टिया ने अपना पर्स और फोन लिया और रूम से बाहर निकल गई। टिया लिविंग हॉल में आए और तभी उसकी नजरें सोफे पर बैठे एक कपल पर पड़ी, जो कॉफी पीते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी उस आदमी की नजरें टिया पर पड़ी और उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। वो आदमी अपना कॉफी मग टेबल पर रखते हुए बोले, टिया बेटा आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। टिया उस कपल के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोली, मम बोलिए डैड, क्या बात करनी है? अगर अपनी उस बेटी के बारे में कुछ बोलना है तो प्लीज कुछ मत बोलिएगा, उसके बारे में सुनकर मुझे अपना मूड खराब नहीं करना है। वैसे ही कल उसने जो किया उसके बाद तो मेरा मन उसका खून करने का कर रहा है। बोलते हुए टिया की आंखों में आरवी के लिए सख्त नफरत नजर आ रही थी। तभी वो औरत जो टिया की मॉम और आरंभ जी पत्नी शालिनी थी, वो टिया को शांत करते हुए बोली, शांत बेटा शांत, हमें पता है तुम्हें उस मनहूस पर गुस्सा आ रहा है, हमें भी आ रहा है, पर अभी वक्त गुस्सा करने का नहीं, आराम से बैठकर सोचने का है। गुस्से में लिया गया फैसला कभी सही नहीं होता है। अभी आरवी को कुछ नहीं कर सकते हैं हम, उसके पीछे वालिया फैमिली का सपोर्ट है, अगर उसे कुछ करना है तो पहले अशव वालिया को उससे दूर करना होगा। इतना बोल वो चुप हो गई और अजीब तरह से मुस्कुराते हुए टिया को देखकर बोली, अशवालिया को आरवी से दूर करने के लिए तुम्हें उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाना होगा, अपनी हॉटनेस से उसे खुद का दीवाना बनाना होगा। इतना कि अगर तुम उसे हाँ कहो तो वो हाँ कहे और तुम उसे ना कहो तो ना कहे, फिर देखना हम उस आरवी को कैसे जीते जी नर्क के दर्शन करवाते हैं।
बोलते हुए उसके फेस पर आरवी के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। ये सुनते ही टिया और आरम के फेस पर भी खतरनाक स्माइल आ गई। तभी अचानक टिया के दिमाग में कुछ आया और वो परेशानी से बोली, बट मॉम, अशवालिया को अपना दीवाना बनाने के लिए मुझे उसके आसपास रहना होगा, पर मेरा तो उसे देखना भी नसीब नहीं होता है। मैं उसे कैसे अपने जाल में फंसाऊं? उस सोने के मुर्गे को फंसाने के लिए पहले जाल तक लाना होगा, उसके बाद ही हम उस पर जाल डाल सकते हैं। इसके लिए मुझे उसकी कंपनी ज्वाइन करनी होगी, उसकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। बोलते हुए उसने आरम की तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। आरम कुछ पल रुककर बोले, ओके बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर एक बात का ध्यान रखना, जो भी करना है सोच समझकर और संभल कर करना। अशवालिया कोई बेवकूफ़ नहीं है जो हर किसी के बहकावे में आ जाए। तुम्हें वालिया इंडस्ट्रीज के साथ काम करने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा और उसके बाद ऐसा प्रोजेक्ट रेडी करना जो अशवालिया को देखते ही पसंद आ जाए और वो तुम्हारे साथ डील करने को रेडी हो जाए, तभी तुम उसके साथ काम कर सकती हो, वरना और कोई रास्ता नहीं है उस तक पहुंचने का। टिया तिरछा मुस्कुरा कर बोली, डैड, क्या आपको अपनी बेटी के टैलेंट पर कोई शक है? ऐसी कोई चीज़ नहीं बनी इस दुनिया में जो टिया राठौर को मात दे सके, तो वो अशवालिया क्या चीज़ है? आप बस देखते जाओ कैसे मैं उसे अपने इशारों पर नचाती हूँ। बोलते हुए उसकी वो स्माइल और गहरी हो गई। टिया ने आरंभ और शालिनी से कुछ देर बात की और फिर कॉलेज के लिए निकल गई। दूसरी तरफ अश इस वक्त कार ड्राइव कर रहा था। उसकी कार के पीछे 4 ब्लैक कार और चल रही थी। मुंबई की सड़कों पर चलती 5 कार एक साथ सब लोगों का अट्रैक्शन बनी हुई थी। आरवी पैसेंजर सीट पर बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। उसने अभी ब्लैक कलर की फ्रॉक पहनी थी जो 1 शोल्डर स्लीवलेस थी। उसने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और हल्के मेकअप के वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आशा ने इस वक्त ब्लैक शर्ट विद ब्लैक पेंट पहनी हुई थी। डार्क आउटफिट में उसका ऑरा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और डार्क लग रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। आरवी ने आशा की तरफ देखा और धीरे से बोली, डेविल प्रिंसिपल सर, अगर आपको कुछ कहे तो प्लीज गुस्सा मत करना। हो सकता है वो आपसे मेरे बारे में कुछ कहे और जिसे सुनकर आपको गुस्सा आ जाए, तो उन पर गुस्सा मत करना। वो बेचारे बूढ़े हैं, अगर आपने उन्हें एक थप्पड़ भी मारा तो हो सकता है वो हॉस्पिटल नहीं सीधे यमलोक पहुंच जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? बोलते हुए वो मासूम सी शक्ल बनाकर आशा को देख रही थी। आशा आरवी के साथ उसका कॉलेज एडमिशन कराने जा रहा था, पर आरवी को डर लग रहा था कि कहीं आशा वहां जाकर कुछ ऐसा वैसा न कर दे, क्योंकि एक बार पेरेंट्स मीटिंग में उसने आशा को कॉलेज में बुलाया था और तब एक प्रोफेसर ने उसके सामने आरवी को खूब भला बुरा सुनाया था। आशा ने कुछ पल बर्दाश्त किया, पर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उस प्रोफेसर ने दोनों पैरों पर गोली मार दी थी, जिसके बाद आज तक वो प्रोफेसर कॉलेज नहीं आए। इसलिए अभी आरवी को डर लग रहा था कहीं आशा पिछली बार की तरह कुछ नहीं कर दे। आशा ने आरवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। एपिसोड 15। आशा ने कुछ पल बर्दाश्त किया, पर जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने उस प्रोफेसर ने दोनों पैरों पर गोली मार दी थी, जिसके बाद आज तक वो प्रोफेसर कॉलेज नहीं आए। इसलिए अभी आरवी को डर लग रहा था कहीं आशा पिछली बार की तरह कुछ नहीं कर दे। आशा ने आरवी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था। आशा को कुछ नहीं बोलता देख आरवी चिढ़ते हुए बोली, अशवालिया, तुम ना सच में डेविल हो, पता नहीं मेरी शादी तुम जैसे डेविल, अरोमांटिक, प्लेटोनिक, स्नेहहीन पसंद से कैसे हो गई। यहाँ मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम गूंगे बहरे की तरह बैठे बस अपने काम से काम रख रहे हो। लिसन मिस्टर वालिया, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर तुम अशवालिया हो तो मैं भी आरवी राठौर आशा सिंह वालिया हूँ, तुमसे बड़ा नाम है मेरा, इसलिए तुम मुझे। अभी उसने इतना ही बोला था तभी आशा ने एक तेज ब्रेक लगा कार रोक दी और अपनी सीट बेल्ट निकालने लगा। अचानक ब्रेक लगने की वजह से आरवी, जो इतनी देर से बोले जा रही थी, वो एकदम से आगे की तरफ झुक गई। सीट बेल्ट लगे होने की वजह से उसका सर डेस्क बोर्ड से नहीं टकराया। अगर उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती तो उसका सर जरूर फुट जाता। आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से सीधी बैठी और झट से आशा की तरफ देखा जो अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रहा था। क्या ये मुझे मारने वाला है? आरवी ने आशा को स्लीव फोल्ड करते देख मन ही मन कहा और फिर जल्दी से चारों तरफ देखने लगी। वे एक सुनसान सड़क पर थे। आसपास से कोई भी कार या और कोई साधन नहीं जा रहा था। आशा के कार के पीछे चल रही चारों कार्स भी तेज ब्रेक के साथ रुक गई थी। आरवी टेंशन से अपने नाखून चबाते हुए खुद से बोली, कुछ सोच आरवी, क्या जरूरत थी ये सब बकवास करके इसके अंदर के डेविल को जगाने की?
अब जल्दी कुछ सोच वरना पक्का आज ये मुझे यही मारकर दफना देगा। अभी तो मैंने अपने दुश्मनों से बदला भी नहीं लिया है, उस चुड़ैल टिया को भी नहीं मारा और अभी मेरे क्यूट से बेबी भी नहीं हुए। नहीं, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। बड़बड़ाते हुए उसकी शक्ल रोने जैसी हो गई, जैसे अभी किसी ने उससे कुछ कहा तो वो अभी रो देगी। अश ने सर टेढ़ा कर आरवी को देखा और एकदम से अपनी जगह से उठ उसके ऊपर आ गया। आरवी शीट से चिपक गई और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर अश को देखने लगी, जो उसकी आंखों में ही देख रहा था। अश गौर से आरवी के चेहरे को देख रहा था। आरवी के होंठ डर और घबराहट से कांप रहे थे। उसने इतना सब कुछ बोल तो दिया था पर अब उसे रिग्रेट हो रहा था। अश आरवी के चेहरे पर झुकते हुए बोला, लिटिल गर्ल तुम तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करती हो, आपसे सीधे तुम पर आ गई। नाइस, सुनने में अच्छा लगा। और क्या कहा तुमने कि मैं प्लेटोनिक पसंद हूँ? तो चलो आज तुम्हें बताता हूँ मैं क्या हूँ और क्या नहीं। बोलते हुए उसके होंठों आरवी के होंठों को छू रहे थे, जिससे आरवी की बॉडी में सिहरन सी दौड़ गई। उसे अपने पेट में बटरफ्लाई उड़ती हुई महसूस हो रही थी और दिल तो इतना तेज धड़क रहा था जैसे अभी उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। अश ने आरवी की आंखों में देखते हुए झटके से उसकी शीट बेल्ट खोल दी, जिसकी आवाज़ सुन आरवी एकदम से अपने होश में आई। उसने झट से शीट बेल्ट की तरफ देखा जो एक तरफ पड़ी हुई थी। उसने वापस अश की तरफ देखा जो मदहोशी से उसे ही देख रहा था। अश के चेहरे को देखते ही आरवी की सांसें गहरी होने लगी। वो कुछ बोलना चाहती थी पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक अश वापस अपनी शीट पर आकर बैठ गया। अश के खुद के ऊपर से हटते ही आरवी ने एक राहत की सांस ली। अभी उसने चैन की सांस ली भी नहीं थी, तभी अश ने उसे कमर से पकड़ झटके से अपनी तरफ खींच लिया। आरवी एकदम से उसकी गोद में आ गिरी। आरवी के बाल उसके फेस पर आ गए और उसका चेहरा अश के पेट के पास था। आरवी ने जल्दी से खुद को संभाला और अश की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। अश उसके फेस पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम्हें खुद नहीं पता लिटिल गर्ल तुमने अभी क्या बोला था? जो भी बोला बहुत ज्यादा बोल दिया है, अब उसका रिग्रेट तुम्हें जरूर होगा। बोलते हुए उसने आरवी को अच्छे से अपनी गोद में बैठा लिया। आरवी जल्दी से कुछ बोलने को होती है तभी अश ने उसकी नेक पर हाथ रख उसे अपने करीब खींचकर उसके होंठों को कैप्चर कर लिया। आरवी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अश ने आरवी की तरफ देखा जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे ही देख रही थी। अश ने अपना एक हाथ आरवी की आंखों पर रख उसकी आंखों को बंद कर दिया और दूसरे हाथ से वो कार ड्राइव कर रहा था। वो अभी स्लो ड्राइव कर रहा था। अश का दूसरा हाथ आरवी की कमर को सहलाते हुए नीचे की तरफ जाने लगा था। उसने आरवी की फ्रॉक को ऊपर किया और उसकी थाई को सहलाने लगा। आरवी ने एकदम से अपनी आंखें खोल अश को देखा जो आंखें बंद किए उसे किस करने में खोया हुआ था। आरवी ने जल्दी से अपना एक हाथ अश के हाथ पर रख उसके हाथ को पकड़ लिया। अश ने अपनी आंखें खोल आरवी को देखा और फिर उसके हाथ को। अश के माथे पर त्योरियां आ गई। उसका फेस सर्द होने लगा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया आरवी का उसे रोकना। अश के बदलते बिहेव को आरवी साफ महसूस कर पा रही थी। उसने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और अपने हाथ को हटा लिया। उसे पता था अश क्या करने वाला है। उसे शर्म भी आ रही थी और साथ में घबराहट भी हो रही थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अश ने आरवी के चेहरे को देखा और आरवी को देखकर उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ गई। अश का हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था। अश ने आरवी की इनर को नीचे खिसकाया। आरवी ने कस के अपनी आंखें भींच ली। उसे इस वक्त बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उन दोनों के होंठ अभी भी आपस में उलझे हुए थे। तभी अचानक आरवी की हल्की सी आह निकल गई। उसने झट से अपनी आंखें खोल अश को देखा। आरवी की आंखों में नमी छा गई थी और फेस पर दर्द की लकीरों के साथ सुकून भी नजर आ रहा था। आरवी का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। उसके बाल उसके चेहरे से चिपक गए थे और पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। 10 मिनट बाद आरवी की एकदम से चीख निकल गई और वो निडाल सी होकर बैठ गई। अश ने कार को रोक दी और झटके से अपने हाथ को पीछे खींच लिया। आरवी की एक बार फिर चीख निकल गई। उसने हल्की सी आंखें खोल अश को देखा जो उसे देख तिरछा मुस्कुरा रहा था। कॉलेज आ चुका था। अश ने आरवी के कपड़े ठीक किए और अपने हाथ को टिश्यू से साफ करते हुए बोला, डिड यू एंजॉय इट बेबी? आई नो अभी तुम्हारा मूड थोड़ा खराब हो गया है बट आई प्रॉमिस रात में तुम्हारे सारे फुल इमोशन को पूरी तरह सेटिस्फाई करूंगा। अभी अगर कुछ किया तो तुम चलने लायक नहीं रहोगी। बोलते हुए उसने आरवी का चेहरा साफ किया और उसके बालों को सही कर उसकी आंखों में देखने लगा। आरवी अपनी आंखें खोल घूर कर अश को देख रही थी। अश ने आरवी को उसकी शीट पर बैठाया और अपने कपड़े ठीक कर कार से बाहर आ गया।
वो आरवी के साइड आया और डोर ओपन कर उसे बाहर निकलने का इशारा किया। आरवी ने एक नज़र अशक को देखा और फिर कार से बाहर आ गई। उसके पैर अभी भी हल्के कांप रहे थे। आरवी ने बाहर आकर चारों तरफ देखा और अचानक ही उसके फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए। बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट गेट पर खड़े आंखें फाड़े उन्हें ही देख रहे थे। उन कॉलेज स्टूडेंट में लड़कियां ज्यादा थी जो खोई हुई सी अशक को देख रही थी। उनकी पलकें भी नहीं झपक रही थी और वे ललचाई नजरों से उसे देख रही थी। कुछ लड़कियां अशक की पर्सनैलिटी और उसकी रिचनेस देखकर उस पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो गई थी। अरे यार, वो लड़का देख कितना हॉट एंड हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, एक लड़की ने अशक को देखते हुए कहा। तभी उसके पास खड़ी लड़की पीछे खड़ी काज को देखते हुए बोली, सोनिया तेरा तो पहले से बॉयफ्रेंड, काश ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। हाय, ये हैंडसम के साथ कितना अमीर भी है। अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो फिर मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलते हुए वो ललचाई नजरों से अशक को देख रही थी। खुली आंखों से सपने देखने छोड़ दो तुम दोनों। इस लड़के की पहले से गर्लफ्रेंड है, दिख नहीं रही तुम दोनों को? वो देखो कैसे उसके साथ खड़ी, और उस लड़के ने भी कैसे जेंटलमैन की तरह उस लड़की के लिए कार का डोर ओपन किया था, वरना ऐसा कौन करता है। सोनिया के लेफ्ट साइड खड़ी लड़की ने नफरत से आरवी को देखते हुए कहा। उसकी आंखों में आरवी के लिए नफरत, जलन सब कुछ नजर आ रही थी। आती भी क्यों नहीं अशक की एक नज़र खुद पर पाने के लिए सभी लड़कियां तरसती थी और आरवी बिना किसी मेहनत के उसके बगल में खड़ी हुई थी। अशक ने आरवी को देखा और कुछ बोलने को होता है तभी उसका फ़ोन रिंग किया, जिसकी आवाज़ सुन उसने अपना फ़ोन निकाल कॉलर आईडी की तरफ देखा और फिर आरवी की तरफ देख बिना किसी भाव के बोला, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। बोलकर वो दूसरी तरफ चला गया। अशक के जाने के बाद आरवी ने अपना सर ऊपर कर सर्द नज़रों से चारों तरफ देखा। उसे सबकी बातें सुनाई दे रही थी पर अशक के वहाँ होने की वजह से वो कुछ नहीं कर रही थी। अशक सड़क के दूसरी तरफ खड़ा कॉल पर किसी से बात कर रहा था। इस वक्त उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क हो रखे थे। तभी उसके कानों में कुछ लड़कों की आवाज़ पड़ी जो बोल रहे थे, वाह, वो लड़की कौन है, वह कितनी सुंदर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया है। क्या वह इस लड़के की गर्लफ्रेंड है या फिर उसकी बहन? आई एम श्योर वो उसकी बहन ही होगी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बनने का हक तो सिर्फ मेरा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वह आसमान से उतरी हुई हुस्न की कोई परी हो। एक लड़का सदमे से भरे चेहरे के साथ अपने बगल में खड़े लड़के पर गिर गया और अपने दोनों हाथ अपने दिल वाली जगह रख एक आरवी को निहारने लगा। पर तभी उसके बगल में बैठा लड़का बोला, क्या वो अमीर है? पर क्या ही फर्क पड़ता है, उसे देखो तो वह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। अगर वह मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाए तो मैं उसके सारे खर्चे अपने आप उठा लूँगा। मैं तो आगे जाकर शायद उससे शादी भी करूँ लूँ। ये बात उसने किसी प्यार में पागल दीवानों की तरह कही। उसी के बगल में बैठा दूसरा लड़का आरवी की खूबसूरती में खोए हुए ही बोला, मैं भी। बोलते हुए वो मजनू की तरह लग रहा था। उन सब की बातें अशक के कानों में पड़ रही थी। अचानक ही अशक का फेस एकदम से सर्द हो गया। उसने अपने हाथों की कस की मुट्ठियां बंद कर ली। गुस्से की वजह से उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई थी और आंखों में खून उतर आया था। वो अपनी आंखें बंद कर अजीब तरह से नेक पर हाथ फेरते हुए किसी सनकी की तरह बोला, रॉन्ग थिंग, रॉन्ग मूव। मेरी लिटिल गर्ल को देखने की जरूरत भी कैसे की इन सब ने। बोलते हुए उसने एकदम से अपनी आंखें खोल सर टेढ़ा कर उन लड़कों की तरफ देखा जो अभी भी आने वाले खतरे से अनजान खोए हुए से आरवी को देख रहे थे। तो दोस्तों, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।